हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एनसीईआरटी की क्लास 10th के साइंस की बुक हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट 1/3 पार्ट जो केमिस्ट्री का है वो हमने कंप्लीट किया था, फर्स्ट 5 चैप्टर्स। अब आज बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी में यहाँ पे 4 चैप्टर हैं। जैसे ये 6 चैप्टर जो है जैव प्रक्रम, जिसको हम आज पढ़ेंगे। 7 चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। जीव और नेक्स्ट चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन पार्ट। और इसके बाद आनुवंशिकता और जैव विकास, ये सारी चीजें पढ़ेंगे बायोलॉजी में, एक 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 करके। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम, इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब इसमें कोई भी चीज जो होती है उसको दो चीजों में मतलब दो अलग अलग चीजों में कैटेगराइज करते हैं। जैसे फर्स्ट है लिविंग और दूसरा है नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग का मतलब होता है सजीव, जिसमें जान होती है, जो सांस लेते हैं, ठीक है, जैव बोलते हैं इनको। और सेकंड जो नॉन लिविंग होता है उसको निर्जीव बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में ह्यूमन आ जाते हैं, ठीक है। एनिमल्स में ही डॉग्स, ठीक है, कैट्स, ये सारी चीजें एनिमल्स में आ जाती हैं। तो ये एनिमल्स जो होते हैं ये सांस लेते हैं, हम इनको देख सकते हैं सांस लेते हुए, ठीक है। इसलिए ये क्या है, सजीव है, हम इनको सजीव कह देते हैं। लेकिन अब पेड़ पौधे की बात अगर आए, ट्री प्लांट, ठीक है, अब ये क्या होता है, ये समय के साथ बढ़ते हैं, वृद्धि होती है, ठीक है, तो इसलिए हम इनको भी बोल देते हैं कि ये भी सजीव है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें जो वृद्धि होती है वो परिलक्षित नहीं होती, मतलब वो दिखती नहीं है वृद्धि कि पौधा बढ़ रहा है या घट रहा है, लेकिन सजीव तो वो भी है। अब कुछ जंतु भी ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं, जानवर, जो सांस तो लेते हैं लेकिन हमें एहसास नहीं होता उनके सांस लेने का, ठीक है, लेकिन वो भी सजीव है, ठीक है। तो हमें ये मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ सांस लेना या समय के साथ बढ़ना ही सजीव का मतलब अभिलक्षण नहीं है, ठीक है। ये इसका मतलब अभिलक्षण नहीं है। जैसे कि लिविंग हम उसको बोल देंगे, जैसे जानवर है, एनिमल्स जो सांस लेते हैं हमें दिखाई दे, ठीक है, और जो समय के साथ बढ़ते हो वो भी, उनको हम दोनों को बोल देंगे सजीव। लेकिन कुछ ऐसे सजीव भी होते हैं जो समय के साथ बढ़ते हमें दिखाई ना दे, हमें एहसास ना हो, और सांस लेते हुए भी हमें दिखाई ना दे, ठीक है, उनको भी सजीव ही बोलते हैं। जैसे एक ऐसा ही उदाहरण है वायरस, आजकल ये बहुत न्यूज में चल रहा है, कोरोना वायरस जैसे एक एग्जाम्पल है उसका। तो वायरस जो होता है इसको विषाणु बोलते हैं, वायरस। ये इसके अंदर आणविक गति तब तक नहीं होती, इसके अंदर आणविक गति तब तक नहीं होती जब तक कि वह किसी कोशिका में संक्रमित नहीं करते। मतलब जैसे कोरोना वायरस ही मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कोरोना वायरस क्या है कि ये जो वायरस है कोरोना, ये या फिर कोई भी वायरस, ये तब तक डोरमेंट स्टेट स्टेट में, डोरमेंट मतलब कि मरा हुआ रहता है, ठीक है, निर्जीव रहता है। तब तक निर्जीव रहता है जब तक कि किसी मानव, ह्यूमन, या किसी भी सेल, लिविंग सेल में प्रवेश ना करे, ठीक है। ये है ह्यूमन, यहाँ पे ह्यूमन की सेल है, सेल बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ठीक है, ह्यूमन की कोशिकाएं। अब ये वायरस जो है, वायरस, ये इसमें जब प्रवेश करेगा इन कोशिकाओं में, तभी इसमें जान आएगी, तभी इसमें जो भी है ये एक्टिव होगा। तब बोलते हैं डोरमेंट से क्या होगा, डोरमेंट से एक्टिव होगा। तो लेकिन अब इनको सजीव बोले या निर्जीव बोले तो ये तो हमें समझ में नहीं आता है। तो ये दुविधा अभी भी बनी हुई है, ये विवाद बना हुआ है कि ये सजीव है या निर्जीव, ठीक है। हम इनको, क्योंकि गति नहीं होती जब तक कि वो किसी लिविंग कोशिका में मतलब संक्रमित नहीं होते, ट्रांजिशन नहीं करते, ठीक है। अब चलो कोरोना वायरस के बारे में और बात करें तो इसको, ये जो डिजीज है, बीमारी है, इस बीमारी को बोलते हैं कोविड 19। क्यों बोलते हैं कोविड 19? यहाँ पे कोरोना वायरस डिजीज का ये शॉर्ट फॉर्म है। कोरोना से लिया गया CO, वायरस से लिया गया VI, और डिजीज से लिया गया D। ये हो गया कोविड। और क्योंकि 2019, दिसंबर 2019 में पहला केस आया था, जो कि चाइना से, वुहान सिटी से, ठीक है, तो ये इसीलिए इसको 19 नाम दिया गया। तो कोविड 19 का जो फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज 2019, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो सजीव होते हैं,
लिविंग थिंग्स, ठीक है, इनकी जो संरचना स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ही व्यवस्थित, वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होती है। जैसे उसमें कुछ ऊतक होते हैं, टिश्यूज, ठीक है। अब कुछ टिश्यू होते हैं और इन टिश्यूज के अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, कुछ सेल्स होते हैं इन टिश्यूज में, और इन सेल्स में कुछ स्मॉलर कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर होता है इनका वेल ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, किसमें? लिविंग में, सजीवों में, ठीक है। अब सजीव में शरीर जो होता है, शरीर को मरम्मत या अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। अनुरक्षण और मरम्मत क्या होता है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने देखा कि एक, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, इनका स्ट्रक्चर कैसे सुसंगठित तरीके से होता है। ये सपोज एक ट्रक है, ठीक है। ट्रक में कुछ आलू के कंटेनर लदे हुए हैं, ठीक है, आलू के बोरे लदे हुए हैं या आलू के कंटेनर लदे हुए हैं, पूरा ट्रक लदा हुआ है, ठीक है। और इनमें आलू भरे हुए हैं, ठीक है। अब अगर इस स्ट्रक्चर को हम अपने यहाँ से कंपेयर करें, तो ये जो ट्रक है, ट्रक, ये हो जाएगा टिश्यू, ऊतक, ठीक है। इसमें जो बोरे हैं, कंटेनर, ये हो जाएगा सेल्स, और जो आलू है इसमें, ये हो जाएगा स्मॉलर कंपोनेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कंपेयर अगर करें तो इसको देख सकते हैं। आलू, ये कंटेनर, और इसके बाद ये ट्रक, ट्रक हो गया टिश्यू, कंटेनर स्मॉल सेल। अब इसमें अभिरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? जैसे कोई हमारे पास कोई घर है, ठीक है, एक घर बनाया हमने, उसके बाद इसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, क्योंकि इसके वॉल पेंटिंग, ठीक है, या इसमें कुछ टूट फूट जाए, ट्यूबलाइट फ्यूज हो जाए या ऐसे कुछ, तो इनको मरम्मत की आवश्यकता होती है घर में, ठीक है। और इनके अनुरक्षण, मतलब इनको इनको रक्षा करने की भी आवश्यकता होती है। तो इसी तरह शरीर को भी अनुरक्षण या फिर मरम्मत की आवश्यकता होती है। तो जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम, इसको बोलते हैं मेंटेनेंस फंक्शन। तो जैव प्रक्रम जो है बेसिक, ये एक्चुअली जो हमारे बॉडी के अंदर मरम्मत का काम होता है, ये निरंतर होता रहता है। अनुरक्षण या मरम्मत का काम कंटिन्यूअस बेसिस पे होता रहता है, ये रुकते नहीं है, ठीक है। और इनकी अगर परिभाषा देखें जैव प्रक्रम की, तो वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उनको जैव प्रक्रम बोलते हैं। सब कुछ मिला के सारे पूरे प्रोसेस। जैसे कि वॉल पेंटिंग में क्या होता है? वॉल पेंटिंग में सबसे पहले पुराना पेंट हटाया जाता है, ठीक है, उसको खुरच के हटाया जाता है। इसके बाद इसको पानी से धोया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसी पे चूना का लेप लगाते हैं, जिसमें मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। इसके बाद इस पे एक्चुअली में कलर जो लगाते हैं वो मिक्स करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अगर हम ह्यूमन बॉडी में कंपेयर करें, तो ये सारे प्रोसेस जो अनुरक्षण का काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं, ठीक है। तो ये उदाहरण याद रखने हैं। जैसे अब कोई क्षति है या टूट फूट है, तो इनको अनुरक्षण जो उनका होता है, उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी बाहर से आती है, बाहर से जैसे हम फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, पोषण, ठीक है। तो ये फूड एंड न्यूट्रिशन जो होता है, फूड ये डाइजेस्ट होके हमें एनर्जी देता है, ये ऊर्जा के स्रोत हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये शरीर के बाहर से हमें लेना पड़ता है, टाइम टाइम पे, क्योंकि जो आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं ये यूनिफॉर्म सोर्स होते हैं, मतलब हमें कंटिन्यूअस बेसिस पे दिन में 2 बार खाना खाना होता है, ठीक है। तो ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, बहुत सारी सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इनमें कुछ रेडॉक्स रिएक्शन भी होते हैं, उपचयन अपचयन, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। उपचयन अपचयन को रेडॉक्स बोलते हैं। रेडॉक्स क्यों बोलते हैं? रेडॉक्स में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों होता है, रेड यहाँ से आ गया और ऑक्स यहाँ से आ गया, रेडॉक्स, ठीक है। तो उपचयन और अपचयन की अभिक्रियाएं जो होती हैं वो अणुओं के विघटन के लिए यूज होते हैं, जैसे शरीर के बाहर के। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि शरीर को, कि इसमें शरीर जो होते हैं, मानव शरीर, ये श्वसन कर, ये हमने बहुत बार पढ़ा होगा, श्वसन, रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन सिर्फ सांस लेना रेस्पिरेशन नहीं है, ऑक्सीजन को बाहर, मतलब वातावरण से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना, ऑक्सीजन इनटेक, ठीक है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, और उस ऑक्सीजन का प्रयोग कर भोजन को ब्रेक डाउन करना, मतलब जो खाद्य स्रोत है जो हमने भोजन ग्रहण किया है,
इसको विघटन करना, विघटन में इस ऑक्सीजन का जो बाहर बाहर से ग्रहण किया गया ऑक्सीजन है उसका उपयोग करना, ये दोनों प्रक्रिया को मिला के कंबाइन करके क्या बनता है, रेस्पिरेशन, श्वसन। ठीक है। तो इसमें आपको याद रखने की बात है कि सबसे पहला इसमें दो काम होते हैं। पहला तो ऑक्सीजन वातावरण से आप लिए अंदर ग्रहण किए, ठीक है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना शरीर के बाहर से। और दूसरा काम है कि उसी ऑक्सीजन खाद्य स्रोत के विघटन में उपयोग करना। ठीक है, कैसे उपयोग करते हैं हम आगे देखेंगे रासायनिक क्रिया के रूप में। अब अगर हम देखें कि एक कोशिकीय जो जंतु है, जिससे एक कोशिकीय जीव में उदाहरण आपको देता हूँ, अमीबा। ठीक है, अमीबा उदाहरण है। तो अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जंतु है, इसमें एक ही कोशिका होती है। अब एक ही कोशिका है तो फिर ये पूरे कोशिका पूरी की पूरी सतह जो है वो वातावरण के संपर्क में रहेगी। तो इनको भोजन ग्रहण करने के लिए किसी या फिर गैसों का आदान प्रदान करने के लिए किसी विशिष्ट अंग की आवश्यकता नहीं होगी, विशेष अंग की आवश्यकता। जैसे कि अब ह्यूमन में क्या है, ह्यूमन में अगर भोजन ग्रहण करना है तो माउथ है, ठीक है, मुंह से भोजन ग्रहण करेंगे। अगर गैसों का आदान प्रदान करना है तो नोज है, ठीक है। और अगर वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन करना है तो यहाँ पे एक्सक्रीशन की प्रक्रिया जो है, एक्सक्रीशन इसके मतलब जो शौच है इसके लिए विशेष अंग बने हुए हैं। लेकिन एक कोशिकीय जंतु अगर अमीबा है तो इसमें विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, क्योंकि एक ही कोशिका और पूरी की पूरी कोशिका वातावरण के संपर्क में। बहुकोशिकीय जंतु में ऐसा नहीं होता, ठीक है। बहुकोशिकीय जंतु जैसे ह्यूमन ही ले लो, ठीक है, हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं हैं जैसे हार्ट है, हार्ट, हार्ट, ठीक है। तो ये जिसको हार्ट है, जो हृदय बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हृदय जो है ये शरीर के अंदर होता है। तो इसको अब इसको तो एनर्जी मिलेगी नहीं बाहर से, वातावरण के संपर्क में है नहीं। तो इसी के लिए हमारे जो शरीर में है, जो बहुकोशिकीय जंतु हैं, इनके शरीर में विशिष्टीकृत या स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है। जैसे हाथ के टिश्यू अलग है, पैर के अलग है, स्पेशलाइज्ड अपने इसमें अपने काम में स्पेशलिस्ट है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड। अब इसमें जैसे क्या होता है कि भोजन ग्रहण करना, ऑक्सीजन ग्रहण करना, इनके लिए भी अलग से मतलब टिश्यू बने हुए हैं, विशिष्टीकृत टिश्यू है, ठीक है। नाक के टिश्यू अलग है, ठीक है, कान के अलग है, सुनने के लिए है। तो इस तरह से टिश्यू डिफरेंट डिफरेंट है। अब ये होता क्या है कि जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो भोजन बनाते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, लेकिन भोजन बना तो देते हैं कुछ लोग, लेकिन भोजन की आवश्यकता तो हृदय को भी होती है, हार्ट को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। हार्ट चलेगा कैसे? तो अब ये वो क्या बोलेगा कि खाना तो कुछ लोग बना लेते हैं, लेकिन ये पूरे शरीर में इनको पहुंचाना पड़ता है, ठीक है। खाने की आवश्यकता तो हर भाग को होती है शरीर के। तो ये मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे घर में एक एक एकल सदस्य परिवार है, ठीक है, में एक ही सदस्य है परिवार। तो क्या होगा, सारा काम उसको ही करना पड़ेगा, खाना भी खुद ही बनाएगा, खाएगा भी खुद ही, ठीक है, सारा काम खुद ही करना पड़ेगा उसको। और इवन जो खाना बचेगा उसको डस्टबिन में डालेगा भी खुद ही, ठीक है, डस्टबिन को झाड़ू भी खुद ही लगाएगा, सब कुछ खुद ही करेगा अगर एकल परिवार। अगर बहुत सदस्य परिवार है तो इसमें क्या होगा, काम बढ़ जाएगा और कुछ स्पेशलिस्ट काम होते हैं। स्पेशलिस्ट काम क्या हो जाएंगे, जैसे एक एक सदस्य है जो सब्जी लाएगा, ठीक है, एक सदस्य है जो फ्रिज में पानी लगाएगा, पानी की बोतल लगाएगा, एक सदस्य है जो खाना बनाएगा, ठीक है, एक सदस्य है जो बाहर के काम करेगा, एक सदस्य है जो रुपए पैसे का काम करेगा। तो ये सारे स्पेशलिस्ट काम होगा। अब जैसे घर में आपने देखा होगा कि भोजन या तो मम्मी या बनाती है या पापा बनाते हैं घर में, ठीक है, मम्मी पापा ने भोजन बनाया, अब लेकिन बाकी सदस्य सारे खाते हैं। भोजन तो कोई एक या दो लोग बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन खा कौन रहा है, सारे सदस्य खा रहे हैं। तो इसी तरह से बॉडी में, हमारे शरीर में भी ऐसे ही होता है प्रक्रिया कि भोजन एक दो जगह बनता है, जो स्पेशलिस्ट टिश्यू होते हैं जो भोजन बनाने वाले वो बनाते हैं और सारे सदस्य तक पहुंचाते हैं। तो कैसे पहुंचाते हैं, इनके लिए हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है बॉडी में। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है, जैसे हमने देखा कि गेहूं चावल ये सब खेतों में उगता है। शहरों में तो चावल गेहूं नहीं उगता, लेकिन शहरों वाले भी खाना तो खाते ही हैं, ठीक है। तो खेतों से शहर में ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ट्रक, ट्रेन, इनमें लद के परिवहन के थ्रू शहरों तक जाता है। तो इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे बॉडी में भी होता है, वाहन तंत्र बोलते हैं, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती हैं तो उसमें
कार्बन स्रोत, जैसे कार्बन स्रोत और ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा प्रदान किया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ठीक है, इसमें ऊर्जा प्रदान किया जाता है। कार्बन स्रोत जैसे C6H12O6 ऐसे ले लो। तो ऐसे ही अभिक्रियाओं से ये ऊर्जा प्रदान किया जा सकता है। अब इस ऊर्जा में कुछ बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं जिनको क्या बोलते हैं, उपोत्पाद। बाई प्रोडक्ट बोलते हैं उपोत्पाद। अब ये हमारे कोई काम के नहीं होते बाई प्रोडक्ट। ठीक है, अनुपयोगी होते हैं और ये हानिकारक डेंजरस भी होते हैं अगर बॉडी में ही रहे। तो इनको अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं और इनको बाहर निकालना आवश्यक है टाइम टू टाइम। जैसे आप पूरे दिन खाना खाते हैं और मॉर्निंग में इसको निकालते हैं, ये पूरा प्रक्रम है। ठीक है, तो ऐसे प्रक्रम क्यों किया गया है, क्योंकि ये बॉडी के लिए एक तो अनुपयोगी है, कोई काम के नहीं है, दूसरा ये डेंजरस भी है, हानिकारक भी है। तो इनको हमें बाहर निकालना होता है, बाहर निकालना आवश्यक है। इस प्रक्रम को उत्सर्जन बोलते हैं, एक्सक्रीशन, शौच बोलते हैं, जो हम सभी मॉर्निंग में करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये अब इसके लिए भी स्पेशलिस्ट टिश्यू है, विशिष्ट टिश्यू है, ऊतक है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता जो होती है, परिवहन तंत्र की आवश्यकता एक तो कहाँ कहाँ होती है ये हम देखते हैं। परिवहन तंत्र जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसकी एक तो आवश्यकता होती है कि भाई जहाँ पे खाना बना, यहाँ पे खेत में भोजन बना या जहाँ से खाना बना, इसको हम शहरों तक या जहाँ पे खाना नहीं है वहां तक पहुंचाना। और जो वहां की गंदगी जो बची, जो अनयूज पदार्थ, जैसे इसको बोलते हैं अर्बन सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट बोलते हैं इसको, मतलब वहां पे कचरा, जो कूड़ा कचरा, ठीक है, इसको वापस से बाहर, शहर के बाहर करना। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है। तो इस चीज को बोलते हैं एक्सक्रीशन, उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या है, फर्स्ट प्रश्न है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में विसरण का क्या काम है। विसरण मतलब होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का क्या काम है, क्योंकि डिफ्यूजन पूरी करने में डिफ्यूजन क्यों अपर्याप्त है। ठीक है, तो डिफ्यूजन इसलिए अपर्याप्त है क्योंकि जैसे अगर एक ही कोशिकीय जंतु होता तो उसमें जो कोशिका होती वो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट, पर्यावरण के संपर्क में रहती, तो इसलिए डिफ्यूजन बहुत इजीली हो जाता, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि गैसों का आदान प्रदान हो जाता। लेकिन हमारे जो ह्यूमन शरीर में जो बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर और मतलब मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, तो मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि डिफ्यूजन पर्याप्त नहीं होता ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए, क्योंकि सभी का सतह बाहर नहीं है। जैसे हार्ट है, हार्ट तो अंदर ही है, ये बाहर इसका ऑक्सीजन आदान प्रदान कर ही नहीं सकता। इसलिए कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू बने हुए हैं, तो इसीलिए खाना बनाने वाले एक होते हैं और खाने वाले अनेक होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। एक दो स्पेशल टिश्यू होते हैं जो खाना बनाते हैं और सभी खाते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु सजीव है तो उसका निर्धारण हम कैसे करेंगे। भाई हमने पढ़ा, या तो वो चल फिर सकता हो, वॉक कर सकता हो, या फिर सांस ले सकता हो, ब्रीदिंग, या फिर समय के साथ उसमें वृद्धि हो रही है। और हमें पता है कि इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम ये अगर हो रहा हो तो हम बोलेंगे कि ये सजीव है। जैसे हमने वायरस देखा था, ये तो ना चलता फिरता है ना कुछ, लेकिन इसको हम सजीव बोलेंगे निर्जीव बोलेंगे, हम डिसाइड नहीं कर पाए अभी। ठीक है, विवाद चल रहा है। अब थर्ड जैसे है, कोई जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल कौन कौन सा उपयोग किया जाता है। सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती है वो हमारे फूड मटेरियल से आती है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो होता है ये फूड फूड मटेरियल को विघटित में करने में किया जाता है। तो क्या फूड और ऑक्सीजन दो की आवश्यकता होती है, एक तो सोर्स ऑफ एनर्जी देता है, दूसरा ब्रेक डाउन करने में उपयोग होता है। ठीक है, भोजन को तोड़ने में। अब जीवों के, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जीवों के अनुरक्षण के लिए कौन कौन से प्रक्रम। तो ये सारे मैंने लिख रखे हैं, अनुरक्षण के लिए ये सारे एक एक करके पढ़ेंगे। पहले रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ठीक है, पोषण, डाइजेशन, पाचन, या फिर एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, या नेक्स्ट है प्रजनन, जिसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब ये अनुरक्षण के लिए कैसे आवश्यक, देखो, श्वसन, सांस नहीं लेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। पोषण, न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन ये भोजन, हम अगर फूड नहीं लेंगे तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलेगी। अगर भोजन लिए तो इनको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, पाचन करना पड़ेगा।
अब पाचन करने के बाद जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको उत्सर्जन करना पड़ेगा। उत्सर्जन, अब ये सब अगर हो गया तो भाई हमें परिवार को भी आगे बढ़ाना है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, प्रजनन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अनुरक्षण का पार्ट है, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है पोषण। पोषण क्या है? जब हम टहलते हैं, जब हम टहलते हैं या साइकिल पर सवार होते हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भाई भोजन से मिलती है, ठीक है। अगर हमें ग्रो करना है, ग्रोथ वृद्धि करनी है, विकास या फिर प्रोटीन संश्लेषण कुछ भी करना है, तो इनमें बाहर से कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिसको हम जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं जिसको हम खाते हैं वो क्या है? भोजन है, ठीक है। फूड, फूड हमें बाहर से लेते हैं और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो हमारे ग्रोथ या प्रोटीन संश्लेषण इन सब में उपयोगी होता है, ठीक है। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? कुछ तो जीव अकार्बनिक स्रोतों से भोजन प्राप्त करते हैं। ये अकार्बनिक स्रोतों से भोजन प्राप्त करने का क्या मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में इनको तोड़ना। जैसे कुछ अकार्बनिक स्रोत हैं, इनको कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में तोड़ देना। हम भी वही करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में ही तोड़ते हैं। अगर जैसे हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज सपोज है मेरे पास, C6H12O6, इसमें मैंने ऑक्सीजन लिया तो ये भी ऐसे टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, H2O, वाटर। और ये जो अकार्बनिक स्रोत है, कुछ जीव होते हैं अकार्बनिक स्रोतों से भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनाते हैं। अब क्योंकि ये भोजन खुद ही बनाते हैं तो इनको स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। स्वपोषी, जैसे कि कुछ हरे भरे पौधे और कुछ जीवाणु हैं, ठीक है। कुछ जीवाणु हैं, जैसे एल्गा बोलते हैं। एल्गा, इसको एल्गी भी बोलते हैं कुछ लोग। एल्गा ये जीवाणु ऐसा है जो अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है, जिसे पेड़ पौधे बनाते हैं। अब खाना खुद बनाने का मतलब मैं वो नहीं है कि जैसे मम्मी भी अपना खाना खुद ही बनाती है तो क्या मम्मी स्वपोषी हो गई, ऑटोट्रॉफ? तो यहाँ पे खाना बनाने का मतलब पकाना नहीं है। खाना बनाने का मतलब पकाना नहीं है। हम खाना किसे कहा करते हैं? गेहूं, चावल ये सब लेते हैं ना, और फिर इसको हम तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, हम पाचन करते हैं। जैसे कि हम खाना बनाते नहीं, पाचन करते हैं। ये खाना पकाना हो, हम इसलिए पकाते हैं क्योंकि ये खाना हमें पाचन करने में आसानी हो, ठीक है। लेकिन ये खाना पकाना ऑटो या स्वपोषी से कोई लेना देना नहीं है। खाना बनाना, ले बनाना का मतलब कि जैसे खाना बनाने का ये मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, एनर्जी इन सब में तोड़ना। किस चीज को? अकार्बनिक स्रोत, अकार्बनिक स्रोतों को ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में इन सब चीजों में तोड़ना, ठीक है। कुछ जीव क्या होते हैं जिससे मानव जैसे जटिल पदार्थ का खाते हैं खाने में, ठीक है। इनको खंडित करना जरूरी होता है। अब इनको खंडित कैसे करेंगे? मैंने आपको एक उत्प्रेरक बताया था ना, उत्प्रेरक। तो जैव उत्प्रेरक होते हैं कुछ। जैव उत्प्रेरक जो अ, होते हैं इनको एंजाइम्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं? हमें खाना पचाने में या उनको खंडित करने में, जैसे जो जटिल पदार्थ है उसको खंडित करने में हमारी सहायता करते हैं एंजाइम्स, ठीक है। अब कुछ होते हैं परपोषी जिनको बोलते हैं, या विषम पोषी बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। ये क्या होते हैं? ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये जो सोपोषी हैं, ऑटोट्रॉप्स, इन्हीं पे निर्भर करते हैं। जैसे हम पालक खाते हैं ना, पालक खाते हैं, ठीक है, सरसों का साग खाते हैं, सरसों का साग खाते हैं। तो ये सारी चीजें, ये जो होती है ना, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये तो खुद स्वपोषी हैं। पालक वालक, ये जो पौधे, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, ये सारे स्वपोषी हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं और हम इनको खाते हैं, ठीक है। सरसों, पालक, गेहूं, ठीक है। तो ये हम इन पे आश्रित होते हैं। तो हमें हमें क्या बोला जाएगा? परपोषी बोला जाएगा। पर मतलब दूसरा, पोषी मतलब दूसरे पर निर्भर कर, परपोषी बोला, ठीक है। अब इनमें उदाहरण कौन कौन से? जैसे एनिमल्स, फंगी या फंजाई बोलते हैं इनको, कवक, फंगी या फंजाई, ये सारे क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, दूसरों पर निर्भर करते हैं। अब स्वपोषी पोषण, इसको बोलते हैं स्वपोषी को ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस होता है, और इसमें फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बन और ऊर्जा मिलती है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, ठीक है।
ये क्या है प्रकाश संश्लेषण? इसमें क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में, जो स्वपोषी होते हैं ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं स्वपोषी, ये क्या करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, कार्बन, प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेके, इसमें क्लोरोफिल एक तो होता है क्लोरोफिल, ठीक है, यहाँ पे दिया होगा, ये अभिक्रिया दे रखी है। इसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो स्वपोषी होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं, ठीक है। कैसे लेते हैं? मैंने एक बार आपको बताया था इस चीज को, कि जड़ों से लेते हैं वाटर, और इन्वायरमेंट से लेते हैं पेड़ पौधे, ये जैसे पेड़ पौधा है, ठीक है, तो जड़ों से तो हो गया वाटर, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया इन्वायरमेंट से ले लिया। अब उसको क्लोरोफिल इनके पत्तियों में होता है, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश जो सनलाइट पड़ते ही ये इनको ग्लूकोज, ऑक्सीजन और पानी, वाटर में बदल देते हैं। तो इस तरह से इनका भोजन का निर्माण होता है, जो ये सुपोषी होते हैं। हमारे अंदर ये प्रक्रिया नहीं हो सकती कि हम धूप में बैठे और हमारे खाना खुद बन जाए, हमें खाना खाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा नहीं होता, हमें खाना खाने की जरूरत पड़ती है, बाहर से खाना खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम परपोषी हैं, ठीक है, स्वपोषी नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल गया, ये ग्लूकोज के रूप में बदल गया। तो अब कुछ कार्ब, अच्छा ऐसा होता है जैसे कि हम घर में खाना बनता है बहुत सारा, कुछ तो हम खा लेते हैं जितनी जरूरत पड़ती है, कुछ नहीं खाते उनको हम फ्रिज में रख देते हैं। तो पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं ग्लूकोज जैसा, ठीक है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, अब इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसा होता है जिसको वो उस समय यूज नहीं कर पाते एनर्जी के लिए, एक्स्ट्रा होता है, तो उसको क्या करते हैं इकट्ठा संचित कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, किस रूप में? स्टार्च के रूप में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन, जो बचा हुआ भोजन है, वो किस रूप में? स्टार्च के रूप में इकट्ठित कर लेते हैं, मंड, ठीक है, बोलते हैं। और ये इंटरनल एनर्जी है। जैसे मान लो कि अब बहुत दिन हो गए धूप नहीं निकली, तो क्या करेंगे पेड़ पौधे? इन्हीं भोजन को, इन्हीं स्टार्च को वापस से ही उपयोग करेंगे, ठीक है, जब भी जरूरत पड़ेगी। जैसे रातों में इनका उपयोग करते हैं, रात में तो खाना नहीं बना पाते ना, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होता रात में, तो रात में क्या करते हैं इन्हीं स्टार्च का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब ये प्रक्रिया हमारे अंदर भी होती है, ठीक है, हम भी क्या करते हैं जो खाना एक्स्ट्रा खा लेते हैं, उसमें हमें ऊर्जा की जैसे खाना बहुत सारा खा लिया, काम हमने कुछ किया नहीं, तो कुछ जो खाना जो हमारा डाइजेस्ट होके वो ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में ये संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो ये तो हो गया एनिमल्स में। एनिमल्स में कैसे इकट्ठे होता है? ग्लाइकोजन के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप, पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप में, और हमारे अंदर ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब हम देखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें क्या चीजें होती हैं। प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है जो पत्ती में पाया जाता है, वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, ठीक है। अब ये प्रकाश ऊर्जा जो होती है, सनलाइट होती है, ये रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना पड़ता है इसको, रूपांतरित होना है, ठीक है। ये जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो जो जल है, ये प्रकाश जो पड़ता है इस पे, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का उपापचयन करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो C6H12 CO2 जो है, इसको C6H12O6 में बदल देता है, ठीक है, अपचयन हो जाता है। ये तीन प्रक्रम होते हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए कि तीन प्रक्रम में कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ संरचना बनाई गई है, इसको यहाँ पे एक अनुप्रस्थ काट या क्रॉस सेक्शन एक दिया गया है पत्तियों का। ये पत्ती है, आपने देखा ही होगा, इसमें एक लैमिना होता है, पर्णपटल, ठीक है, इसको शिराएं बोलते हैं, जो ऐसे ऐसे आम की पत्ती या कोई पत्ती लीजिए, ये बीच में एक होता है बड़ा सा मोटा सा, तो इसको बोलते हैं मिडरिप या मध्य शिरा। और ये बाकी वीन्स बोलते हैं, शिराएं जो बहुत सारे ऐसे ऐसे होते हैं। जैसे एक पत्ती होती है ना, आपको पत्ती कैसे बनाते हैं, एक ऐसे बीच से निकालते हैं और ऐसे ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये बीच ये वाला होता है जो भाग, इसको मिडरिप बोलते हैं, और जो ऐसे ऐसे भाग होते हैं इसको शिराएं बोलते हैं। और जो बीच का ये भाग होता है इसको पर्णपटल, ये जो बीच में होगा ना ये सब, इसको पर्णपटल या फिर
लैमिना बोलते हैं। तो ये तो हो गया पत्ती का पार्ट, क्या बोलते हैं। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो दो चीजें हैं संवहन बंडल। एक तो है जाइलम, यहाँ पे जाइलम, ठीक है, और एक है फ्लोएम। ये इनका उपयोग क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है, जाइलम, जाइलम ये जड़ से, जाइलम देखो जाइलम ऐसे पढ़ लिखते हैं ना, तो जा से जाइलम और जा से जड़ होता है, ठीक है। तो जाइलम का काम होता है जड़ से पानी और कुछ न्यूट्रिशन को पेड़ के अलग अलग भागों में पहुंचाना, जैसे पत्तियों में। तो इससे क्या होता है, भोजन नहीं, भोजन नहीं, पानी और कुछ न्यूट्रिशन ये पत्तियों तक पहुंचते हैं, जिनका उपयोग जैसे पानी और पत्तियों से कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर से ही ले लेते हैं, तो ये पानी जो पहुंचता है पत्तियों तक, भोजन का निर्माण पत्तियां ही करती है ना। तो पानी जो होता है जड़ से पहुंचता है अगर पत्तियों तक, तो किसके माध्यम से पहुंचता है, जाइलम। ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मान लो इसको, जाइलम ऊपर ले जाता है। अब जो खाना पत्तियों ने बनाया कार्बोहाइड्रेट, अब ये जड़ को भी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ेगी, जड़ तो खाना बना नहीं पाएगा। ये कुछ कुछ पौधों में बना भी लेता है, लेकिन इन जनरल नहीं बना पाता। तो भोजन जब बन गया तो फ्लोयम, फ्लोएम से वापस आता है वही भोजन, पेड़ के विभिन्न भागों में, अलग अलग भागों में पहुंचता है। तो जाइलम और जो फ्लोएम है, ये भोजन को बना मतलब एक तरह से पानी को पहुंचाने में एक रॉ मटेरियल पहुंचाते हैं जैसे, और उसके बाद खाना जब बन जाता है तो सबको परोसते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए कि खाना बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे मान लो कि मम्मी है घर में बैठी है, ठीक है, मम्मी ने बोला कि भाई चावल उठा के दे दो, आटा उठा के दे दो, सारा कुछ उठा के दे दो, तो ये जाइलम को बोला कि भाई सब ले आओ। मम्मी ने खाना बना दिया। अब फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम दो भाई हैं सबको, फ्लोएम को बोला कि बेटा जाओ सबको परोस दो खाना, ठीक है। तो इस तरह से ये विभिन्न भागों में खाना पहुंचाता है। जाइलम और फ्लोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर पत्तियों में हम यहाँ पे देखा जाए तो एक क्लोरोप्लास्ट होता है, इसको हरित लवक बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, ठीक है। आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। अब यहाँ पे अगर जाए क्रॉस सेक्शन में, कुछ पौधे होते हैं जो मरुदभिद या डेजर्ट प्लांट बोलते हैं, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, ठीक है, मरुदभिद पौधे, ये रात्रि रात्रि में अब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब होता क्या है, जो मरुदभिद होता है ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए हमें, और सनलाइट चाहिए, ठीक है, सनलाइट चाहिए खाना बनाने के लिए। अब रात में जो मरुदभिद, ये डेजर्ट प्लांट होते हैं, ये तो रात में अपना कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं रात में ही, ठीक है। अब रात में तो कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, इसके बाद क्या हुआ, जब सनलाइट तो इनको मिली नहीं, तो इस तरह से एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। अब एक उत्पाद बना लिए, सपोज कुछ बना लिए, अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही इस पे सनलाइट पड़ेगी तो ये वापस से खाना बन जाता है। क्या करते हैं, खाना दो भागों में बनता है, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड ये दिन में नहीं ग्रहण करते, ये रात में ही ग्रहण कर लेते हैं। अब सनलाइट दिन में पड़ता है तो दिन में खाना बनता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण तो कर लेते हैं रात में। अब आपको ये तो मैंने बता ही दिया कि क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है, यही ऊर्जा को अवशोषित करने में काम आता है, मतलब यही ऊर्जा को अवशोषित करता है, प्रकाश की ऊर्जा। अब आगे देखते हैं क्लोरोप्लास्ट जो मैंने अभी बताया, तो कुछ कोशिकाओं में हरे रंग का बिंदु दिखाई देता है, यही बिंदु जो हरे रंग का है इसी को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। देखो कुछ कोशिकाओं में, जैसे कुछ कोशिकाओं में यहाँ पे हरे रंग का बिंदु दिखाई देता है, इसी को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट में इसी में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, इसको अवशोषित करना, और बाद में इसका उपयोग किया जाता है खाना बनाने में पौधों के द्वारा, ठीक है। अब एक यहाँ पे एक क्रियाकलाप दे रखा है, क्रियाकलाप में मैं निष्कर्ष पहले बता देता हूँ कि हम क्रियाकलाप में पहचानना क्या चाहते हैं।
पहचानना ये चाह रहे हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, इस ये अगर ना हो तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। मतलब प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का होना जरूरी है। इसमें हम देखेंगे कि केवल ग्रीन भाग, पत्ती का जो ग्रीन भाग है, यही सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर सकता है और स्टार्च बना सकता है। ठीक है, सिर्फ ग्रीन पार्ट जो नहीं है, जो व्हाइट पार्ट है, वो खाना नहीं बना सकता, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की जरूरत होती है। ये इस क्रियाकलाप में बताया गया है। कैसे बताया गया है आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उसको पहले 3-4 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख दो। अंधेरे कमरे में जो भी इनका स्टार्च बचा हुआ है, ये यूज हो जाएगा स्टार्च। ठीक है, खाना मैंने बताया ना, जब सनलाइट नहीं होता तो खाना नहीं बना पाते, लेकिन जो स्टोर खाना होता है उसको उसका उपयोग करते हैं, तो स्टार्च मंड है उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, स्टार्च। जैसे हम लोग भी, अगर हमें खाना ना मिले तो हम किसका उपयोग करते हैं? ग्लाइकोजन का उपयोग करते हैं, जो हमारा खाना बना बनाया रखा हुआ है, ठीक है, शरीर के अंदर। तो इसीलिए हमने देखा होगा बहुत लोग फास्ट रखते हुए, बहुत दिन तक फास्ट रखते हुए भी जिंदा रहते हैं। क्यों जिंदा रहते हैं? क्योंकि ग्लाइकोजन पड़ा हुआ है वहाँ। ठीक है, धीरे धीरे ग्लाइकोजन से खाते खाना लेते रहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो पत्तियों का हरा भाग है, ये देखिए हरा भाग जो ग्रीन पार्ट है, इन पर अगर आयोडीन में डालें, ग्रीन भाग पर आयोडीन डालें, आयोडीन का विलेन जो होता है, ये स्टार्च टेस्ट में उपयोग होता है। ठीक है, स्टार्च का टेस्ट करना है, जैसे स्टार्च है कि नहीं है, तो आयोडीन का विलेन डालिए। आयोडीन के विलेन में पत्तियां डालिए, तो ये वाला भाग जो है ब्लू, ये ग्रीन से ब्लू हो जाता है। और ग्रीन से ब्लू होना बताता है, आयोडीन का विलेन अगर ग्रीन से ब्लू कर दे इसको, तो ये बताता है कि यहाँ पे ग्रीन जो था वो स्टार्च था। स्टार्च का टेस्ट आता है। अब यहाँ पे स्टार्च नहीं है, ये ब्लू नहीं हुआ, लेकिन ग्रीन जो पार्ट था वो ब्लू हो गया। इसका मतलब क्या कि क्लोरोफिल की जरूरत होती है। ठीक है, ग्रीन पार्ट की जरूरत होती है, तभी खाना बना। अब क्वेश्चन आता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं भाई, हमें ये समझ में आ गया कि जड़ से जाइलम के द्वारा पानी तो ले गए ऊपर तक, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने के लिए इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र छिद्र, जिसको स्टोमेटा बोलते हैं इंग्लिश में। ये याद रखना, स्टोमेटा। तो पत्तियों जो छिद्र होते हैं, यही कार्बन डाइऑक्साइड, जो स्टोमेटा होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने में उपयोगी होते हैं। अब इसमें देखो, ये क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे दे रखा है, हरित लवक। ठीक है, अब ये बंद छिद्र, ये खुला छिद्र है, ये बंद छिद्र है। तो जो पत्ती की सतह में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान है, तो ये कैसे करते हैं? इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों से। अब गैसों का आदान प्रदान जरूरी नहीं है कि पत्तियों से ही हो, कुछ कुछ पौधों में जड़ तने से भी होता है। ठीक है, लेकिन अधिकांशतः पत्तियों से ही होता है। ठीक है, तो और इन्हीं जो छेद हैं, इनसे दो काम होता है। एक तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और इसके बाद एक होता है कि जो भाप है, वाष्प है, पानी जो है वो वाष्प के रूप में इन्हीं कोशिकाओं से बाहर भी निकलता है। ठीक है, जल की भी हानि होती है। ठीक है, अब क्या यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जो द्वार होते हैं, ये द्वार जैसे खुला है, तो ये द्वार द्वारा जब जल अंदर जाता है तो ये फूल जाती है, और रंध्र का छिद्र क्या होता है? खुल जाता है। ये द्वार फूल जाते हैं, इसका जब जल अंदर जाता है और ये फूल जाते हैं, इनका दीवार ये खुल जाता है। ठीक है, ओपन हो जाता है। और जब द्वार की कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो ये छिद्र बंद है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट और दे रखा है, क्रियाकलाप। इसमें क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये आप एक बार पढ़ लेना कि ये क्रियाकलाप क्या कहना चाह रहा है। मैं इसका निष्कर्ष बता देता हूँ क्रियाकलाप का। ठीक है, निष्कर्ष ये है इस पूरे क्रियाकलाप का
कि अभी तो हमने इससे पहले वाले क्रियाकलाप में देखा था कि क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है कि नहीं, तो हमने पाया कि क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है भाई प्रकाश संश्लेषण में। नेक्स्ट है CO2 की आवश्यकता होती है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है कि नहीं, ये इस क्रियाकलाप में दिखाया गया है। और इसका निष्कर्ष ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। ठीक है। अब कुछ जो इसमें जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया गया है उसका क्या उपयोग है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि अगर ये पत्तियों पे डाल दिया जाए, जिस पत्तियों में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वहां पे रिएक्शन करके H2CO3 कार्बन, ये पोटेशियम कार्बोनेट बना देगा, वाटर बना देगा। मतलब वहां पे जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंज्यूम कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा ही नहीं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, तो ऐसी पत्तियां जिनमें हम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं पत्तियों में, इसमें स्टार्च नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि स्टार्च बना ही नहीं है, भोजन बना ही नहीं है। क्योंकि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, K2CO3 बना लिया। अब जो पत्तियों में हमने KOH में डुबोया नहीं था, उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, तो वो ब्लू हो जाती है। आयोडीन का विलेन ब्लू कर दे, मतलब स्टार्च है। आयोडीन का विलेन स्टार्च के टेस्ट में उपयोग होता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, आयोडीन का विलेन स्टार्च टेस्ट में उपयोगी होता है। आगे पढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये हमने देखना है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब तीन चीजें आवश्यकता है जल की। हमने जल देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड हमने देख लिया, ठीक है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, हमने ये देख लिया। और सूर्य का प्रकाश, सनलाइट की भी आवश्यकता होती है। ये सारी चीजें होती है तभी हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी होती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये तो हमने समझ लिया कि भाई स्वपोषी जो होते हैं अपने ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कैसे करें। लेकिन अब इनको रॉ मटेरियल जो मिलता है, जैसे कि स्थलीय प्रकाश पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा, मैंने बताया ना, जाइलम और फ्लोएम। तो जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित से देखो पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ से जो जड़ है इनकी, यहाँ से जाइलम के थ्रू पानी, यहाँ से मिट्टी से पानी अब्जॉर्ब होगा और ये पानी ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, कैसे पहुंचाते हैं, ये बात का मतलब विसरण परासरण डिफ्यूजन होता है। ठीक है, ये सब बात की बात है, मतलब हम अगर इस सिलेबस में होगा आगे देखेंगे, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास मतलब क्लास 11 12, ठीक है, इसमें पढ़ेंगे। बस ये आपको याद रखना है कि जाइलम जो होता है उसके थ्रू जल पत्तियों तक पहुंचता है, मिट्टी से जैसे जड़ों द्वारा अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाता है। अब इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये भी मिट्टी के थ्रू ही जाइलम के थ्रू, जिसको न्यूट्रिशन बोलते हैं, न्यूट्रिशन, ये भी जाइलम के थ्रू जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा यूरिया डालते हैं खेतों में, यूरिया से क्या होता है, यूरिया में नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में उपयोग होता है नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो होता है वो एक्चुअली नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में उपयोग होता है, NO3 या NO2 के रूप में इसका उपयोग होता है। नाइट्रोजन N2 तो अक्रियाशील है, इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो कुल मिला के दो चीजें, ये जो जड़ से ऊर्जा की आवश्यकता हमने देखा, लेकिन पानी की जो आवश्यकता होती है, कच्ची सामग्री रॉ मटेरियल कहाँ से पहुंचता है, जाइलम से। जाइलम, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना जाइलम की, जाइलम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अब हमने स्वपोषी पढ़ लिया, अब विषमपोषी पढ़ लेते हैं, परपोषी जिनको बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक, जो इंसान है, हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग अपना भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं और उनके कुछ उपयोग, देखो हमारे अंदर जो भोजन के ग्रहण करने की और उनको भोजन को डाइजेस्ट करने की, उनका उपयोग करने की ऊर्जा के रूप में, ये हमारे अंदर क्षमता होती है। ठीक है, कुछ जो चीजें होती हैं, जैसे कुछ चीजों का डाइजेशन जो विघटन होता है वो शरीर के बाहर ही हो जाता है। जैसे कुछ जीव होते हैं, वो भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं। जैसे हम, क्या होता है, हम खाना अंदर खाते हैं, अंदर पूरा डाइजेस्ट होता है, कभी कभी नहीं भी डाइजेस्ट होता है तो वोमिटिंग हो जाती है, उल्टी हो जाती है। ठीक है, वोमिट
लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो शरीर के बाहर ही उनका विघटन कर देते हैं, उनको पचा देते हैं, फिर अंदर ग्रहण करते हैं सीधे ऊर्जा के रूप में, ठीक है। जैसे इनका उदाहरण क्या है, ये उदाहरण है फंगी, फंगी करते हैं ऐसा। फंगी, फंगी के कौन कौन से उदाहरण है, जैसे आपने ब्रेड में देखा होगा, मोल्ड, ब्रेड मोल्ड, फंफूद लग जाते हैं, फंफूदी। ब्रेड अगर बहुत दिन तक रख दो तो फंफूदी लग जाती है, ठीक है। ईस्ट, ईस्ट है, ठीक है, ये भी फंगी है, ठीक है, ईस्ट। इसके बाद मशरूम, मशरूम खुद एक फंगी है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि मशरूम, इनमें से कौन कौन से फंगी है, फंजाई, फंगी। तो उसमें अगर उदाहरण ये में ये अगर ऑप्शन दिया हो मशरूम, तो ये एक फंगी है, ठीक है। फंगी के उदाहरण क्या क्या है, ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना, ठीक है। और ये सब किस चीज के उदाहरण है, ये सब ऐसे जीव हैं जो भोजन का विघटन शरीर के बाहर करते हैं, शरीर के अंदर नहीं, ठीक है। अब जो कुछ, जैसे जो इंसान होते हैं, इंसान क्या करते हैं भाई, इंसानों की तरह बिहेव करते हैं। इंसानों की तरह बिहेव मतलब वो भोजन पका लेते हैं पहले, फिर खाते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, और फिर बाहर निकाल देते हैं, और इनसे ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो ये अंतःग्रहण हो गया, अंदर, इंटरनल, ठीक है। अब इसमें कुछ जीव जंतु ऐसे भी होते हैं जो किल नहीं करते, मतलब जो मारते नहीं है जंतुओं को, लेकिन फिर भी उनसे एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं, जैसे अमरबेल हो गई, किलनी। किलनी जो कुत्तों को लग जाती है, डॉग्स को किलनी बोलते हैं। एक छोटा सा जीव होता है, वो अपना जो अब जैसे कुत्ते से खाना प्राप्त करता है, लेकिन कुत्ते को मारता थोड़ा ना जान से, उससे खाना लेता रहता है, ठीक है। ऐसे अमरबेल है, पेड़, जो एक पेड़ है, इसमें अमरबेल ऐसे लपट गया। अब अमरबेल जो होता है, इसको, अमरबेल क्या होता है कि पेड़ पौधे से लिपट के और इससे भोजन अपना प्राप्त करता है, लेकिन उस पेड़ पौधों को मारता नहीं है, ठीक है। जैसे जू है, जू, अब तो खैर जू होते नहीं है इतने, ठीक है, लेकिन बालों में जो जू होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमें जान से नहीं मारते, बस हमारा खून चूसते रहते हैं, ठीक है। और इसे फीता क्रीम जो बोलते हैं, पैरासाइट, पैरासाइट भी होते हैं। इन सबको पैरासाइट बोलते हैं, जैसे कि टेप वर्म बोलते हैं, तो फीता क्रीम को टेप वर्म। ये सारी चीजें जो होती हैं, ये बिना मारे, बिना जंतुओं को मारे हमसे खाना प्राप्त करते हैं। अब इनको पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं कि पेड़ पौधे, ये जीव जो होते हैं वो अपना भोजन पोषण कैसे करते हैं, न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट जो जीव हैं, उनमें अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, पाचन तंत्र भी अलग अलग होते हैं। जैसे एक कोशिकीय जंतु, हम अमीबा का एग्जांपल है। अमीबा में पोषण कैसे होता है, ये देखो, अमीबा में पोषण कैसे होता है एक कोशिकीय जंतु में, देखो। ये चित्र बनाने को भी आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये चित्र बनाने को आ जाता है एग्जाम में। अमीबा में क्या होता है, देखो यहाँ पे, कोई भी फूड पार्टिकल, फूड आर्टिकल या फूड पार्टिकल यहाँ पे आया, ठीक है, ये फूड है, खाना है। यहाँ पे इसका ये एक केंद्रक है, न्यूक्लियस है, ठीक है, ये अमीबा है, एक कोशिकीय जंतु है। फूड पार्टिकल थोड़ा अंदर आएगा, और इसके जो पादाब है, पादाब जो पैर की तरह, जैसे उंगली की तरह ऐसे निकलेंगे बाहर, फूड पार्टिकल उसमें फंस जाएगा, ये बाहर से इसे बंद कर लेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं खाद्य रितिका, ठीक है। और ये खाद्य कण है, खाद्य कण जो पहले हमने ग्रहण किया था, हमने नहीं, मतलब अमीबा ने, ठीक है। और ये इसको बंद कर लिया, और बंद करके यहाँ पे डाइजेस्ट कर लिया। तो क्या हुआ, सबसे पहले कण आया, फूड कण, इसके बाद इसके ये पादाब जैसा, फूड पादाब जैसा इसमें निकल आया ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे, अब ये अंदर ले लिया, अंदर लेने के बाद क्या हुआ, इसको बंद कर दिया ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे कण फंस गया, फूड आर्टिकल, और फिर इसको डाइजेस्ट कर लिया अंदर, ठीक है। तो ये अमीबा में होता है शोषण, सॉरी शोषण नहीं, पोषण, ठीक है। अब अमीबा तो एक कोशिकीय जंतु है, एक कोशिकीय जंतु में हमने बताया था, हमने बात किया था उस समय, एक कोशिकीय जंतु में क्या होता है, उनकी जो पूरी शरीर की सतह है, क्योंकि एक कोशिका ही है, तो पूरा जो सतह है, वो क्या होता है, अंगुली जैसे स्थायी प्रबंध की मदद से वजन करा करते हैं। अंगुली जैसे मतलब पादाब इसको बोलते हैं, अंगुली जैसे ये ऐसे निकल आता है, ठीक है। और
ये मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बता दी। अब इसमें होता क्या है, जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं इनमें पूरी की पूरी सतह जो होती है वो इन्वायरमेंट वायुमंडल के संपर्क में रहती है। ठीक है। और इसके बाद चलो हम ये पढ़ लेते हैं कि बचा हुआ पदार्थ जो अपच पदार्थ है वो कोशिका की सतह से की ओर गति करता है और शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है, जो बचा हुआ पदार्थ। ठीक है। बचा हुआ पदार्थ मतलब इनमें अलग से कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होते ना, मैंने बताया था आपको। स्पेशलाइज्ड टिश्यू एक कोशिकीय जंतु में नहीं होते, तो ये क्या करते हैं, ये एक ही टिश्यू जो होता है, एक कोशिका एक ही सेल होती है, उसी सेल वही भोजन मतलब पचाती है, वही ग्रहण करती है और वही निकाल देती है। विघटित। ऐसे ही एक चलो एक अमीबा हो गया, दूसरा एक उदाहरण है पैरामीशियम, ये भी एक कोशिकीय जंतु है। ठीक है। इसका एक कोशिका का एक निश्चित आकार होता है। अब एक कोशिकीय तो जंतु है ये, लेकिन जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम में एक विशेषता होती है, इसमें जो जैसे अभी अमीबा है, अमीबा कहीं से भी भोजन ग्रहण कर सकता है, लेकिन पैरामीशियम में क्या होता है, एक फिक्स्ड स्थान होता है भोजन ग्रहण करने का। एक विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण किया जाता है और यहाँ से भोजन ग्रहण करके ये पीछे से के रास्ते से निकल जाता है। ठीक है। तो ये किसमें, पैरामीशियम, पैरामीशियम, ये यहाँ पे लिखा हुआ पैरामीशियम। तो पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जंतु है, लेकिन इसमें बस डिफरेंस क्या होता है कि अमीबा कहीं से भी भोजन ग्रहण कर सकता है, लेकिन जो पैरामीशियम है ये एक ही स्थान से भोजन ग्रहण। चलो ये तो होगी अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय जंतु की बात। अब आते हैं इंसानों की बात। ठीक है। मनुष्य में पोषण कैसे, हमारे अंदर एक फूड कैनाल होती है, जो आहार नाल होता है, ये मतलब मुंह से लगा के यहाँ अंदर स्टमक, फिर छोटी आंत बड़ी आंत ऐसे, और फिर यहाँ पे गुदा, गुदा बोलते हैं जहां से भोजन ये पूरा अपशिष्ट पदार्थ निकल जाता है। ठीक है। ये पूरी लंबी सी नली है और इस पूरे नली को बोलते हैं आहार कैनाल, आहार नाल। ठीक है। यहाँ पे क्रियाकलाप दे रखा है, क्रियाकलाप ये दे रखा है कि स्टार्च लीजिए, स्टार्च जो फूड वहां पे पेड़ पौधों में जो स्टोर हुआ था ना स्टार्च के रूप में, तो स्टार्च लीजिए। ठीक है। उसमें लार जो हमारा टपकता है लार, इसको मिला दीजिए। तो बेसिकली होगा क्या वो देखा जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या करता है, जो लार होता है वो स्टार्च का पाचन कर देता है। जानना इतना ही है कि जो हमारे माउथ, मुंह में जो लार होता है वो किसका पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। ये हमें क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया गया है, पढ़ लेना आप इसको। ठीक है। अब आपको पता है ना कि जैसे आप आपने गुलाब जामुन देखा, ठीक है, आपके मुंह में पानी आ गया, माउथ वाटरिंग इसको बोलते हैं ना, वो क्यों आ गया, क्योंकि जैसे ही हमारे दिमाग में एक गुलाब जामुन का स्वाद टेस्ट गया, हमारे दिमाग ने क्या किया, वहां से मतलब इसको डाइजेशन के लिए, डाइजेशन का प्लानिंग पहले से कर लिया। दिमाग को हमारे पता चला कि भाई गुलाब जामुन आप खाने वाले हैं, भले खाए ना मिले ना आपको, लेकिन इसने क्या किया, लार वहां से टपकाना शुरू कर दिया कि भाई जैसे ही खाओगे मैं तुम्हें डाइजेस्ट करना शुरू कर दूंगा। ठीक है। तो इस तरह से जो पाचन जो होता है वो माउथ से ही स्टार्ट होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी एक बार मैं आपको गो थ्रू दे देता हूँ पूरा कि कैसे कैसे क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखो टोंग है, ठीक है, यहाँ पे माउथ, यहाँ पे इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। ठीक है। मुख, मुख गुहा। ठीक है। यहाँ से हमने खाना खाया, इसके बाद ग्रसिका बोलते हैं। ठीक है। इसको गैस्ट्रो, इसका अगर आपने किसी किसी का गैस्ट्रो टेस्ट होता है यहाँ पे मुख नली का, तो यहाँ पे इसको ग्रसिका बोलते हैं। यहाँ पे अलग अलग दो नलियां होती हैं, एक सांस की नली अलग होती है, एक खाने की अलग होती है। तो जो खाने की नली है यहाँ पे ये होता है, इसको बोलते हैं स्टमक, अमाशय। ठीक है। इसके बाद यहाँ से जाता है देखो, ये अग्नाशय बोलते हैं इसको। ठीक है। अब यहाँ पे लीवर भी है, लीवर ये यकृत, यहाँ पे पित्ताशय है, लीवर में एक छोटा सा ये पित्ताशय, ये पित्तरस का श्रावण करता है। ठीक है। पित्तरस। इसके बाद ये बाइल जूस बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद ये लीवर, और इसके बाद पैंक्रियाज, अग्नाशय। ठीक है। और यहाँ पे गाल ब्लैडर, जो पित्ताशय, पित्ताशय को गाल ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे अमाशय से आगे निकल के भोजन जाता है क्षुद्रांत, छोटी आंत। ठीक है। छोटी आंत बहुत
एक्चुअली छोटी आंत का मतलब ये जो इसका क्रॉस सेक्शन होता है वो पतली होती है ये, इसलिए इसको छोटी आंत बोलते हैं। वैसे लंबाई में तो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। और ये छोटी आंत ऐसे हो गया, और इसके बाद ये भोजन यहाँ से निकल के ऐसे ऐसे बड़ी आंत में प्रवेश करते हुए यहाँ से गुहा से परिशेषिका जो अपशिष्ट पदार्थ है बाहर निकलता है। तो समझ में आ गया सारी चीजें, ओवरऑल ओवरव्यू समझ में आ गया, ठीक है। एक एक पार्ट को अभी स्टडी करेंगे, एक एक पार्ट को। जैसे फर्स्ट पार्ट अगर माउथ में है तो दांतों से चबाकर हम भोजन को जो दांतों से चबाते हैं तो यहाँ पे खंडन हो जाता है, ठीक है। और होता क्या है कि भोजन को हम गीला जैसे यहाँ से दांतों से जो चबाते हैं तो इसका खंडन हो जाता है। और अब भोजन जो होता है बहुत ही कोमल सॉफ्ट होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, गीला कर लेते हैं, जिससे कि मतलब ये जो लार है ये भोजन को गीला भी कर देता है, जिससे कि यहाँ से ये खिसकने में आसानी हो, ठीक है, ये नीचे जाने में, सरकने में, ठीक है। अब लार को इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवा, ठीक है, ये भी याद रखना है। इन अब मतलब इससे यहाँ पे देखिए, सलाइवा क्या करता है, जो दांत होते हैं या फिर छोटे छोटे अणुओं में खंडन करते हैं। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि एंजाइम जो होते हैं ये खंडन में सहायता करते हैं। एंजाइम जो होते हैं खंडन में सहायता करते हैं, जैसे लार होता है, लार में भी एक एंजाइम होता है जिसको हम एमाइलेज बोलते हैं, लार एमाइलेज, याद रखना है। लार में कौन सा एंजाइम होता है, ये क्वेश्चन पूछा था, लार में कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज, ठीक है, लार एमाइलेज बोलते हैं। ये अब ये लार हो गया। अब इसके बाद लार किसका पाचन करता है, मैंने आपको बताया स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है। तो दो चीजें याद रखनी है, लार में कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज, और वो किसका पाचन करता है, स्टार्च का, ठीक है। अब ये जो हमने मुख से अमाशय तक भोजन, ग्रसिका या इसको ईसोफेगस, ईसोफेगस बोलते हैं, ग्रसिका, गैस्ट्रो, ठीक है। गैस्ट्रो के द्वारा भोजन कहाँ, मुख से कहाँ पहुंचता है, अमाशय तक पहुंचता है, स्टमक तक। स्टमक एक बहुत बड़ा सा अंग है, बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही भोजन अंदर जाता है ये फैलने लगता है। जब स्टमक फैलने लगता है तो स्टमक को पता चल जाता है कि भाई हमारे अंदर खाना आ गया है। तो स्टमक की जो दीवारें हैं इससे HCl निकलता है, स्टमक की जो दीवारें हैं इससे HCl एसिड निकलता है, ठीक है। अमाशय की जो भित्ति है, वॉल है, इससे जठर ग्रंथियों के द्वारा जठर रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा, इसको जठर ग्रंथियां बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इसके जो वॉल में होती है। यहाँ से एक हाइड्रोक्लोरिक, अब यहाँ से देखो क्या क्या चीजें निकलती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता, पूछा जाता है कि स्टमक में क्या क्या चीजें, स्टमक की जो वॉल्स है, भित्ति है, उससे क्या क्या चीजें निकलती हैं। एक तो हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक निकलता है पेप्सिन, पेप्सिन, ठीक है, एंजाइम होता है पेप्सिन एंजाइम, तो एंजाइम बोलते हैं, पेप्सिन एंजाइम। ये क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में मतलब इससे हेल्प करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में पेप्सिन, ठीक है। श्लेष्मा का श्रावण करते हैं। अब श्लेष्मा क्या होता है, श्लेष्मा म्यूकस बोलते हैं, तो ये श्लेष्मा भी यहाँ से आता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये करता क्या है, ये माध्यम पूरे खाने को अम्लीय माध्यम बना देता है, पूरा खाना। ये अम्लीय माध्यम, पेप्सिन तभी काम करता है जब माध्यम अम्लीय हो। पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है ये सिर्फ अम्लीय माध्यम में काम करता है, तो इसलिए अम्ल की आवश्यकता होती है, और ये HCl अम्लीय बना देता है, ठीक है। तो प्रोटीन के अगर डाइजेशन में, अगर दाल हमने खाया, दाल के डाइजेशन में स्टमक में होगा दाल का डाइजेशन, और दाल के डाइजेशन में पेप्सिन एंजाइम से होता है, और वो एंजाइम सिर्फ अम्लीय माध्यम में काम करता है, इसलिए HCl का श्रावण होता है, ठीक है। अब श्लेष्मा क्या होता है, श्लेष्मा जो म्यूकस होता है, म्यूकस बेसिकली क्या करता है कि अम्ल कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो स्टमक की वॉल है ये अम्ल इसको नुकसान पहुंचा दे, मतलब इसको वॉल को ही पूरा जला दे, ठीक है। बोलते हैं पेट जल रहा है, बेसिकली ये वॉल बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम हो जाए तो ये वॉल को दिक्कत पहुंचाने लगता है, ठीक है। तो श्लेष्मा जो होता है ये क्या करता है, इसका काम बस इतना होता है कि जो इनर साइड है, आंतरिक वॉल है, इसको अम्ल से रक्षा करता है, ठीक है। जैसे
हमने ये सुना होगा, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि एसिडिटी हो गई है, ठीक है। एसिडिटी का हमने पिछले क्लास में भी देखा था। एसिडिटी ज्यादा हो जाए तो इसको बोलते हैं अम्लीयता ज्यादा हो गई, HCl अम्ल का श्रावण ज्यादा हो गया, हमारे पेट को पता नहीं चला कितना करना चाहिए, ज्यादा कर दिया अगर, तो इसमें क्या होता है कि इसको हम एंटासिड लेते हैं। तो एंटासिड हमने KOH से बहुत ज्यादा हो जाता है, तो मतलब ये आपने देख लेना है, एंटासिड में मैंने आपको बता रखा है उदाहरण, ठीक है, पिछली क्लासेस में। तो एंटासिड लेते हैं एसिडिटी को दूर करने के लिए। तो ये चीजें समझ में आ गई, ये तीन चीजें हैं जो हमारे स्टमक में मिलती हैं, आमाशय में, ठीक है। अब आमाशय से भोजन नेक्स्ट प्रयोग ये जाता है छोटी आंत में। अब छोटी आंत में क्या होता है, अब छोटी आंत का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं, पहली बात तो छोटी आंत छोटी ही लंबाई में नहीं है, लंबाई में बहुत बड़ी है, और ये शरीर का सबसे लंबा भाग है, जो पूरे आहार नाल है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है ये छोटी आंत, ठीक है। लेकिन छोटी आंत ये ऐसे कुंडलित होती है, ऐसे मतलब सर्कुलर रूप में, इसलिए ये बहुत ज्यादा स्पेस नहीं ग्रहण करती, तो ये बहुत ही संकुचित होती है, बहुत ही छोटे स्थान में ये होती है, ठीक है। अब किसकी लंबाई कितनी होगी, छोटी लंबाई, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि भाई आप खाना कैसे खाते हैं, ठीक है। आपके खाने में को बचाने के लिए कितनी लंबाई की जरूरत है, उस हिसाब से, जैसे अलग अलग जंतु होते हैं उनमें लंबाई अलग अलग होती है, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से खाना खाते हैं। जैसे जो घास खाते हैं, शाकाहारी जो होते हैं, उनमें सेलुलोज को बचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है, सेलुलोज को बचाने के लिए, ठीक है। जो घास खाते हैं उनको सेलुलोज को बचाने के लिए, जैसे खरगोश है, खरगोश घास खाता है, ठीक है, तो खरगोश में सेलुलोज को बचाने के लिए जो छोटी आंत की लंबाई होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत बड़ी। अब जो डाइजेस्ट मांस का डाइजेस्ट करते हैं, मांस का डाइजेशन बहुत इजी होता है, ठीक है। तो जैसे बाघ है, इनमें छोटी आंत छोटी होती है, ठीक है, छोटी आंत इतनी बड़ी सी होती है, खरगोश में बड़ी होती है, क्योंकि अब देखो शेर में छोटी आंत छोटी होती है, खरगोश में छोटी आंत बड़ी होती है, क्यों होती है, क्योंकि सेलुलोज होता है जो घास में, उसको बचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता, ठीक है। तो छोटी आंत का मैंने ये आपको मानव के शरीर में जो बताया कि कॉइलिंग होती है, ऐसे 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 होता है, इसीलिए इनका जो कंपैक्ट होता है, इनका मतलब जो बहुत कम स्पेस में बहुत कम जगह लेते हैं, ठीक है। अब छोटी आंत में क्या क्या होता है, छोटी आंत में किस किस का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, और वसा का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तीनों चीज का पाचन होता है छोटी आंत। अब हमने पढ़ा कि अमाशय से जो भोजन होता है, क्योंकि HCl हम लोगों पे होता है, तो भोजन का माध्यम अम्लीय हो जाता है। लेकिन जो पैंक्रियाज है हमारा, पैंक्रियाटिक एंजाइम से, पैंक्रियाज जो है, पैंक्रियाज क्या करता है, यहाँ पे देखो, पैंक्रियाज यहाँ पे यकृत है हमारा, ये यहाँ पे जो श्रावण करता है छोटी आंत में, ये एंजाइम्स का, तो ये छोटी आंत में जो एंजाइम्स भेजता है, ये एंजाइम्स अम्लीय माध्यम में नहीं, इनके अलग नखरे हैं। ये बोलेंगे भाई मैं तो, मुझे तो क्षारीय माध्यम चाहिए, मैं नहीं मतलब अब क्रिया करने वाला HCl माध्यम में, अम्लीय माध्यम, तो इसलिए इनको अब पूरे माध्यम को क्षारीय बनाना पड़ता है। क्षारीय कैसे बनता है, तो क्षारीय जो होता है, यकृत से पित्त रस जो होता है, बाइल जूस, बाइल जूस जो पित्त रस निकलता है पैंक्रियाज से, ये इस माध्यम को क्षारीय बना देता है। क्यों, क्योंकि जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, इनको काम करने के लिए क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो बाइल जूस बोलेगा कोई बात नहीं बेटा, तुम अपना काम करते रहो, मैं माध्यम को क्षारीय बना दूंगा, ठीक है। अब क्या होता है, जो छोटी आंत में वसा जो फैट होता है, वो बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, मतलब इसको विघटन करना बहुत मुश्किल होता है, तो इनको सबसे पहले छोटी छोटी गोलियों गोलिकाओं में खंडित कर लिया जाता है, इससे इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जैसे ये वो इसी तरह होता है, जैसे साबुन पे मैल का इमल्सीकरण हमने पढ़ा था ना, साबुन पे मैल का इमल्सीकरण, तो इसी तरीके से कुछ होता है, ठीक है। आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए कि जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स मतलब आग्न आग्नेयाशयी एंजाइम, तो क्योंकि आमाशय से निकला हुआ भोजन जब छोटी आंत में प्रवेश करता है तो वो अम्लीय होता है, और पैंक्रियाटिक एंजाइम बोलते हैं भाई मैं तो अम्लीय माध्यम में काम नहीं करने वाला, बाइल जूस बोलता है कि कोई बात नहीं,
आप अपना काम करते रहो, मैं इस माध्यम को क्षारीय बना दूंगा। तो अब आपको क्वेश्चन पूछा है कि क्षारीय कौन बनाता है? बाइल जूस, पित्तरस। ठीक है। और अगर हम देखें कि अग्नाशयिक रस जो होता है, अग्नाशयिक रस, ये पैंक्रियाटिक जूस, इसमें क्या क्या होता है? तो एक तो ट्रिप्सिन होता है एंजाइम। पैंक्रियाटिक एंजाइम में प्रोटीन का पाचन करता है जो ट्रिप्सिन एंजाइम, जैसे हमने पेप्सिन एंजाइम देखा था आमाशय में जो प्रोटीन का पाचन करता है, ऐसे ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है अग्नाशय, ठीक है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। इमल्सीकृत जो वसा होती है, वसा जो फैट होती है, फैट का डाइजेशन करने के लिए लाइपेज होता है, लाइपेज जो फैट का डाइजेशन करता है। और ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ये सारे एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? पैंक्रियाटिक एंजाइम से होते हैं, अरे अग्न्याशय से निकलते हैं। ठीक है। अब छोटी आंत के जो, छोटी आंत जो होती है, इनकी दीवारों से भी कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। इसको बोलते हैं आंत रस, आंत रस, आंत रस। ये एंजाइम्स क्या करते हैं? ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में परिवर्तित। ये इंपॉर्टेंट कि जो छोटी आंत की खुद की जो दीवारें हैं, पैंक्रियाज को आप छोड़िए, पैंक्रियाज में तो ट्रिप्सिन और लाइपेज होता है, वो फैट और वसा, वसा और प्रोटीन का डाइजेशन कर देता है। लेकिन जो छोटी आंत की दीवारों से जो रस निकलता है, जो एंजाइम्स निकलते हैं, वो क्या करते हैं? वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, और फैट को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। ठीक है। तो हमने ये देखा कि भोजन का जो पाचन होता है वो छोटी आंत में कैसे होता है। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो, डाइजेस्टेड फूड जो पाचित भोजन है, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड वो क्या करता है कि जो छोटी आंत की दीवारें होती है ना, छोटी आंत की जो दीवारें होती हैं, ये इसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, यहाँ से सोख लेते हैं एक तरह से। ठीक है। जो डाइजेस्टेड फूड है उसको सोख। अब इसमें जो ये अंदर अगर आप इसको देखें तो कुछ ऐसा बना होता है, ऐसे फिंगर टाइप का, ये फिंगर के टाइप का बना होता है। इसको दीर्घरोम बोलते हैं, विलाई विलाई बोलते हैं, विल्ली विलाई, दीर्घरोम। ये अंगुली के शेप का ऐसे होता है, छोटी हाथ दोनों तरफ से बना होता है। ये क्या करता है? ये जब भोजन यहाँ से निकलता है तो ये इनकी सतह बहुत ज्यादा होती है ना, वैसे बहुत ज्यादा सतह होती है। देखो सतही क्षेत्रफल जो होता है वो बढ़ जाता है, बढ़ा देते हैं। और दीर्घ रूप में जो होता है ब्लड, ये रुधिर जो रक्त को वाहिकाएं होती हैं ये बहुत ज्यादा होती हैं, और ये भोजन को अवशोषित करके शरीर के विभिन्न विभिन्न जो कोशिकाएं हैं उन तक पहुंचाती हैं। तो डाइजेस्टेड फूड कहाँ से उठाती है? खाना बन के जब पाचित होकर कहाँ पे रखता है? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में होती है दीर्घ, दीर्घ मतलब विलय, विल्ली विलई बोलते हैं, मुझे नहीं पता है इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं। ठीक है। तो जो दीर्घ रोम होता है ये ऐसे ऐसे अंगुली के शेप का, इसमें ब्लड, ये रक्त कोशिकाएं होती हैं बहुत सारी। रक्त कोशिकाएं क्या करती हैं? खून तो पूरे शरीर में जाता है, तो यहाँ से भोजन को अवशोषित कर लेती हैं और ये पूरे शरीर में पाचित भोजन को पहुंचाते रहते हैं, डाइजेशन, जो कि शरीर में ऊर्जा को प्रदान करता है सभी कोशिकाओं। ठीक है। अब इसी ऊर्जा का उपयोग मरम्मत करने में भी किया जाता है। ठीक है। शरीर को कोशिकाएं कुछ कट पिट जाए तो उसको मरम्मत करने के लिए। अब बिना पचा हुआ भोजन, बिना पचा हुआ भोजन क्या होता है? बड़ी आंत में भेजा जाता है। छोटी आंत से बिना पचा हुआ जो, अब पचा हुआ भोजन तो अवशोषित कर लिया गया, बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत में भी दीर्घ रोम होते हैं, ये विलेय, बड़ी आंत में। लेकिन ये जल का अवशोषण करते हैं। जैसे हमने खाना खाते खाते पानी भी पीते हैं ना, पानी का जो अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है। ठीक है। बड़ी आंत क्या करता है? पानी को अवशोषित कर लेता है। तभी तो हम देखते हैं ना कि टॉयलेट करने का लिए अलग जगह से टॉयलेट निकलता है और बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ है अलग निकलता है। हमने तो पानी और खाना सब मतलब मुंह से ही खाया, ठीक है, पानी भी पिया। लेकिन ये क्या होता है कि पानी को फिल्टर करके अलग कर देता है और खाने को अलग कर देता है। ठीक है। तो ये जो काम होता है ये बड़ी आंत में क्या होता है?
जल का अवशोषण होता है इसमें। फिर आपका किडनी भी आती है, किडनी में स्टोर होता है, किडनी से फिर ब्लैडर में आता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से जल निकल जाता है। तो ये सब हम आगे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये जान लीजिए कि बड़ी आंत में वो जल का अवशोषण होता है, और जो बाकी अवशिष्ट पदार्थ हैं वो गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। वेस्ट मटेरियल है जो गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। आपने कभी सरसों का सरसों से तेल निकलते हुए देखा है आपने? वो मशीन होती है जो तेल निकालने के लिए मशीन होती है ना, गाँव वगैरह में होती है, शहर में आपने शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी तेल निकल के मिलता है। तो ये जो होता है इसमें क्या होता है, इसको कोल्हू, बैल कोल्हू बोलते हैं, पहले कोल्हू बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे सरसों डालते हैं, यहाँ से थोड़ा सा निकलता रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो मशीन होती है सरसों को अंदर ले जाती है, और इसको पीस के यहाँ से खली जो बोलते हैं इसको बाहर निकल आते हैं, और यहाँ पे तेल बाहर निकल आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो तेल लिक्विड पार्ट बाहर निकल आता है, इसको मान लो कि वाटर है, और यहाँ पे खली जो होता है इसको मान लो कि अवशिष्ट पदार्थ है। तो ये हमने खाना खाया एक तरह से, और यहाँ से गया, और यहाँ से तेल बाहर निकल आया और खली बाहर निकले। कुछ इसी तरीके से हमारे पेट के अंदर भी सिस्टम होता है, ठीक है। मशीन नहीं लगी होती है वहां पे, लेकिन हमारे पेट का जो सिस्टम है वो इस तरह से बना हुआ है, ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। अब एक दंत चरण देख लेते हैं, दांतों का गिरना कैसे गिरता है। अब इसमें क्या होता है, जो इनेमल और डेंटिन, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। इनेमल और डेंटिन का धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाता है, इनेमल मृदुकरण हो जाता है, सॉफ्टनेस आ जाती है इनेमल और डेंटिन में, ठीक है। तो होता क्या है कि जब कोई जीवाणु, बैक्टीरिया कोई दांतों में लगा होता है, कीड़ा जो उसको बोलते हैं मतलब गांव में, बैक्टीरिया जब दांत में लगा होता है, तो ये क्या करता है बैक्टीरिया, ये जैसे चीनी आपने खाया तो शुगर खाया, तो शुगर शर्करा से क्या करता है, ये अपक्रिया करके अम्ल बना देता है। और अम्ल जैसे ये हमने पिछली क्लास में देखा कि दांत का जो अम्लीय माध्यम जैसे ही होता है, इनका इनेमल कोमल हो जाता है, विखनिजीकृत हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे अम्लीय माध्यम होता है, अम्लीय माध्यम में दांतों का क्षरण स्टार्ट हो जाता है। और बाकी यह पढ़ लेना कैसे होता है, ये आपके काम का नहीं है, बस ये है कि इनेमल और डेंटिन जो होता है, इनका अम्लीय माध्यम की वजह से इनका मृदुकरण हो जाता है, ठीक है। जैसे अम्ल कैसे बनता है, वो आपके बैक्टीरिया जो होते हैं वो शर्करा से अपक्रिया करके बनाते हैं, ठीक है। तो अगर क्या होता है कि जीवाणु अम्ल पैदा करें इससे पहले आपने ब्रश कर लिया, तो फिर अम्लीय माध्यम बन ही नहीं पाता, और इसमें क्या होता है कि फिर दांत का क्षरण नहीं होता, क्योंकि अम्लीय माध्यम बन ही नहीं पाता, हमने ब्रश कर लिया और ब्रश करके इनको बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। स्वयंपोषी पोषण, स्वयंपोषी पोषण मतलब ऑटोट्रॉप्स, और हेटरोट्रॉप्स में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है कि भाई ये अपना भोजन खुद मतलब बनाते हैं, और ये अपना भोजन बनाने के लिए विषमपोषी जो होते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए स्वपोषी पे निर्भर करते हैं। भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। इनके लिए कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त? तो जाइलम से प्राप्त होता है, जाइलम, जाइलम, जाइलम से कच्चा पदार्थ प्राप्त होता है भोजन बनाने के लिए। मैंने आपको बताया ना, ये वाटर, ठीक है, और वाटर हो गया, न्यूट्रिशन बहुत सारे, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो भी न्यूट्रिशन की जरूरत होगी। और फिर उसके बाद पत्तियां जो रंध्र होते हैं, जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, पत्तियों में स्टोमेटा हमने पढ़ा ना, स्टोमेटा जो छोटे छोटे छेद होते हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाता है स्टोमेटा से। तो CO2 और वाटर आ गया, और देखो CO2 और वाटर ये भोजन बनाने में सहायता करेगा। इसमें आ गया क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो होगा वो सूर्य का प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, ठीक है। और इसमें साथ में जैसे ही सूर्य का प्रकाश अवशोषित हुआ, तो ये C6H12O6 खाना बन के तैयार, ठीक है। तो इस तरह से खाना बनता है। हमारे अमाशय में आम्ल की भूमिका क्या है? भाई क्योंकि हमारे अमाशय में पेप्सिन एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, इसको पाचन करने के लिए, इसको काम करने के लिए हमें अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो HCl जो होता है वो हमारे स्टमक में अम्लीय माध्यम बना देता है, क्योंकि पेप्सिन का काम कर सके, अपना पेप्सिन अपना डाइजेशन कर सके प्रोटीन का, ठीक है।
पाचक एंजाइमों का क्या? पाचक एंजाइम बेसिकली एक उत्प्रेरक होते हैं जो कि डाइजेशन में, फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक होते हैं। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया? अवशोषित करने के लिए। तो क्षुद्रांत जो छोटी आंत होती है इस लंबे से, इसमें विलयी विलयी बोलते हैं इसको, देख लेना क्या एग्जैक्टली बोलते हैं, विलयी विलयी। इसको दीर्घ क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? दीर्घ रोम। तो ये दीर्घ रोम जो होता है ऐसे ऐसे, ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है, और सरफेस एरिया बढ़ते ही इनका अवशोषण हो जाता है भोजन। और यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, रुधिर वाहिकाएं होती हैं। ये ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, यहाँ से अवशोषित भोजन को शरीर के विभिन्न विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाती है। मतलब खाना बनाया, पचाया एक ने, और यहाँ पे पहुंचाया दूसरे ने। तो जो हमारा परिवहन सिस्टम होता है वो इस तरह से होता है। तो बाकी जो अगला श्वसन है ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप इसको रिवाइज करिए, और क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट मत करना। क्वेश्चन एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर अटेम्प्ट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।